हेलो फ्रेंड, मैं हूं भारती सर और स्वागत करता हूं आप सभी का सार्थक क्लासेस दरभंगा के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज लेकर के आए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। और फिजिक्स में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो आज हम लोग ओम्स लॉ समझने का प्रयास करेंगे एक बेहतर तरीके से। और वो जो ओम्स लॉ है वो हमारा किसी डीसी सर्किट के लिए होगा, डायरेक्ट करंट वाले सर्किट के लिए होगा, परिपथ के लिए होगा, एसी के लिए नहीं होगा। एसी के लिए अलग होता है, V = IZ होता है। वो एसी सप्लाई, एसी सर्किट में हम लोग अप्लाई करते हैं जहां पर रेसिस्टेंस भी होता है, इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है। तो वहां पर यूज करते हैं हम लोग ओम्स लॉ इन एसी फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पर डीसी फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, मतलब डीसी सर्किट के लिए पढ़ने वाले हैं। तो बारी बारी से समझते हैं। तो बात यह आती है कि क्या ओम्स लॉ कहीं पर भी यूज कर दें, किसी भी डीसी सर्किट में यूज कर दें? तो नहीं, आप कर सकते हैं। ओम्स लॉ को यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस होता है। तो वो कंडीशंस को देखते हुए आज हम लोग ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है ओम्स लॉ, आइए समझते हैं और एक एक करके समझते हैं ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे, बेहतरीन न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वह कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई का बोर्ड हो या आईसीएसई का बोर्ड हो या नीट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां भी आपको बेहतरीन मदद करेगा। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको मदद करेगा। एकदम बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, ओम्स लॉ फॉर अ डीसी सर्किट। तो देखते हैं डीसी सर्किट में ओम्स लॉ कैसे काम करता है, किस तरह से यूज करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सर्किट हम बना रहे हैं, एक सर्किट हम इस तरह से बना रहे हैं और इस सर्किट को हम क्या करते हैं, एक सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये माना कि हमारा सप्लाई है और वो सप्लाई हमने माना कि कितना है, ई है, माना कि ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये इसकी सप्लाई है, ई हमने मान लिया ई है। चलिए, तो ये जो पोलैरिटी होगी ये प्लस होगा और ये माइनस। बड़ा वाला हम लोग प्लस से दिखाते हैं और छोटे वाले को माइनस से दिखाते हैं, और यही तरीका होता है। अब ध्यान दीजिए, सर्किट हमारा क्लोज है और ये जो आपको दिख रहा है एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ये कांस्टेंट एलिमेंट है, ये एक्सटर्नल एलिमेंट है जो हमने बाहर से लगाया और इस एक्सटर्नल एलिमेंट का हमने नाम रख दिया आर। आपको आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब जो खुद से होकर जो करंट यदि जाएगा तो उस करंट को ये क्या करेगा, आर अपोज करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। अर्थात अगर आर की वैल्यू को आप जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, आई की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये है आर, ये फिक्स होता है किसी भी सर्किट में। लेकिन ध्यान देना, अगर किसी सर्किट में केवल आर लगा हुआ, आर मतलब रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, अगर केवल प्रतिरोध रेसिस्टेंस लगा हो तो देख करके बता देना पक्का वो डीसी सर्किट होगा। क्योंकि एसी सर्किट में केवल आर वर्क नहीं करता है, केवल रेसिस्टेंस एसी सर्किट में वर्क नहीं करता है। अगर फिर भी चाहते हैं कि इस रेसिस्टेंस को एसी में वर्क कराएं, अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में वर्क कराएं, तुम्हारे पास फिर तरीका बदल जाएगा। आर के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, इंडक्टर को, कैपेसिटर को, या केवल इंडक्टर या केवल कैपेसिटर, इस तरह से हम यूज करेंगे, या तो सीरीज में नहीं तो पैरेलल में, तब जाकर के वो एसी सर्किट होगा। अन्यथा केवल आर लगा हो तो वह डीसी सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा, केवल डीसी सर्किट में वर्क करेगा। तो माना कि ये रेसिस्टेंस आर है जो करंट का अपोज करेगा, और मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो पॉइंट दिख रहा है, माना कि ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, और माना कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, माना कि ये पॉइंट क्या है, बी है। तो ये बोलते हैं ए और बी के बीच में जो एलिमेंट हमारा कनेक्ट है वो एलिमेंट रेसिस्टेंस है जो करंट को रोकने का काम करेगा। इसका नाम हमने आर रख दिया। तो जरा सा बताइए, ये सर्किट क्लोज है और जैसे ही सर्किट क्लोज होगा, बंद होगा, तुरंत करंट फ्लो होगा, तुरंत करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर सर्किट मेरा क्या है, ओपन है, कहीं से भी ब्रेक है तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन हमारा सर्किट क्या है, क्लोज है।
तो यहाँ सर क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा, माना कि वो करंट क्या है, I है। ध्यान देना यह जो I है टोटल सर्किट का करंट है जो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो माना कि करंट I फ्लो हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो I है वो I A और B के थ्रू भी पास होगा, तो माना कि वो I यहाँ है और वही I A के थ्रू होते हुए इधर आएगा, ये करंट I हो गया। अब देखिए हम जानते हैं कि वायर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है हर एक पॉइंट पर, क्योंकि वायर का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। लेकिन जब कभी भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक वायर का रेसिस्टेंस निग्लिजिबल मान के चलते हैं, नगण्य मान के चलते हैं। तो बस इसी तरह एक आइडियल केस मान के चलते हैं, यह एक वायर है ए और बी जिसका रेसिस्टेंस इंटरनल वाला क्या है, नगण्य है, नेग्लिजिबल है, ये आइडियली मान के चलते हैं, हालांकि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। तो मान के चलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 0। तो ध्यान दीजिएगा, तो वायर के हर एक पॉइंट पर वोल्टेज का ड्रॉप होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो माना कि एक पॉइंट पर का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज VA है, और किसी वायर के किसी खास पॉइंट पर अगर आप वोल्टेज निकाल रहे हैं, किसी भी खास पॉइंट पर, तो वही खास पॉइंट का वोल्टेज पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल, विभव कहलाता है। तो माना कि A पॉइंट का पोटेंशियल VA है, विभव VA है, और B पॉइंट का पोटेंशियल मेरा क्या है, VB है। चलिए अब बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा EMF है, ये जो सर्किट को एनर्जाइज कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, सर्किट इसी की वजह से ऑपरेट हो रहा है। अगर इसको बढ़ा दें, जैसे जैसे आप सर्किट में जो सप्लाई है, सप्लाई को बढ़ाएंगे, ई को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर करंट इंक्रीज होगा तो क्या VA पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा, ये भी इंक्रीज होगा। क्या VB पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा, वो भी इंक्रीज होगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो मान लेते हैं एक चीज और ध्यान दें कि VA और VB है, वहां का करंट हमने I लिया है। एक आइडिया के लिए समझते हैं, अगर VA और VB इक्वल हो जाए तो क्या होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो VA और VB अगर इक्वल हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब यहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच में जो करंट I है वह I पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आया है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आया है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां से क्या होगा, VA माइनस VB इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए तो ही करंट आएगा। तो बस मान लीजिए कि वही है, सिचुएशन है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहां से करंट चला, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले करंट किसको टच करेगा, A पॉइंट को, फिर किसको, B को। तो पहले जिसको टच करेगा वहां का पोटेंशियल बड़ा होगा, बाद में जिसको टच करेगा वो पोटेंशियल कम होगा। तो जरा बता दे, VA और VB जो पोटेंशियल है दोनों में से कौन बड़ा होगा, VA बड़ा होगा। अर्थात करंट का डायरेक्शन क्या होगा, VA टू VB। लेकिन वहीं पर अगर बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन की, कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन VA एंड VB पोटेंशियल, तो ध्यान रखिएगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट टू द करंट। अर्थात अब इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होगा, VB टू VA। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है, लेकिन करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। और करंट के डायरेक्शन को कन्वेंशनल डायरेक्शन कहते हैं, परंपरागत दिशा बोलते हैं, जो एक मानी गई दिशा है जो बरसों से चलती आ रही है और आज भी हम लोग उसको मानते हैं। करंट की दिशा मानी गई दिशा है। करंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ड्यू व्हाई, रीजन ये है क्योंकि यह वेक्टर अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, VA इज ग्रेटर देन VB होगा, बिल्कुल VB होगा। चलिए ओम्स लॉ की ओर जाते हैं। तो अभी क्या बोले, जैसे जैसे आप सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, ई को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर डिफरेंस की बात करें तो VA माइनस VB, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, माना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VX, मान लेते हैं VA में से VB को घटाएंगे तो भाई जो आएगा वो वोल्टेज होगा ना,
पोटेंशियल ही होगा ना। तो माना कि वो पोटेंशियल क्या है, Vx है, जो ए और बी के बीच में है, जो ड्रॉप है, जो ड्रॉप के रूप में काम करेगा, वोल्टेज ड्रॉप के रूप में काम करेगा, वो Vx है। तो जरा सा बताइए, अब जैसे जैसे E को इंक्रीज करेंगे तो क्या Vx इंक्रीज नहीं होगा, Vx भी इंक्रीज होगा। अर्थात जैसे जैसे आप वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज करते हैं, करंट भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड में इंक्रीज होता है। जैसे जैसे, ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ऑफ सप्लायर आप इंक्रीज करते हैं, उसी रेशियो से करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन वो करंट है कहाँ, ए और बी के बीच में। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि Vx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I और I इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, ऐसा होगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vx, दोनों ही सही है। तो बात यहां से शुरू होती है ओम्स लॉ की, कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन कितना इंक्रीज होगा तो डिपेंड करता है कि आपने कितना वोल्टेज बढ़ाया। जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेशियो से करंट इंक्रीज होगा। तो आइए इस स्टेटमेंट को देखिए कैसे लिखने का तरीका है, ध्यान दीजिएगा। तो ये Vx होगा, है ये जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। इसके लिए तरीका क्या है, इक्वल टू दे दीजिए एंड मल्टीप्लाई विथ अ कांस्टेंट नंबर विथ I। तो हमारे सर्किट में कांस्टेंट क्या है भाई, R है, रेसिस्टेंस R है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए R इंटू I। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, Vx इक्वल टू I इंटू R। और ये जो रिजल्ट है, यही रिजल्ट हमारा क्या कहलाएगा, ओम्स लॉ कहलाता है। और ध्यान देना, ये जो Vx है, ये जो Vx है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, न कि वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, ऐसा नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है I इंटू R। तो I क्या है, टोटल करंट है, या यूं बोलते हैं ए और बी के बीच का भी करंट तो वही है, तो ए और बी के बीच का करंट है, ये सही रहेगा। उसके बाद R क्या है, इस सर्किट का एलिमेंट है जो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, जिसे रेसिस्टेंस कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, एकदम समझिए, मान लीजिए हम क्या लिखा भी, Vx इक्वल टू I इंटू R। आइए एक नया चीज आपको समझाते हैं, देखिए क्या है, बताइए जरा सा, I और R किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो रिलेशन कैसा होगा, ध्यान दीजिए, अगर कोई दो मल्टीप्लाई में रहे, एकदम सेट कर लीजिए दिमाग में, अगर कोई दो चीज मल्टीप्लाई में हो तो उनके बीच का जो रिलेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर कोई दो डिवीजन में रहे, सपोज x अपॉन y की मैं बात करूं, अब सपोज मैं बात करता हूं x बाय y की, और आपसे कोई पूछे बताओ x और y में कैसा रिलेशन है, तो जैसे ही डिवीजन में होगा बोल दीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर x को बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा, और y को बढ़ाएंगे तो x भी बढ़ेगा। लेकिन अगर x इंटू y अगर हो, x y हो, तो कैसा रिलेशन होगा, तो मल्टीप्लाई में है तो सीधा बोलिए डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्स मींस x अगर बढ़ेगा तो y क्या होगा, घटेगा। आइए यहां से देख भी सकते हैं, जरा बताइए, अगर करंट I है, अगर वो इंक्रीज करेंगे, करंट I अच्छा नहीं कहना होगा, R बोलते हैं, क्योंकि R हमारे पास है, उसको बढ़ा सकते हैं। R को आपने इंक्रीज कर दिया, रेसिस्टेंस को आपने इंक्रीज कर दिया, तो क्या करंट डिक्रीज नहीं होगा, ये तो काम है रेसिस्टेंस का, करंट डिक्रीज होगा। तो रिलेशन कैसा हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या बोले, कोई भी दो मल्टीप्लाई में हो तो रिलेशन क्या बताना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये है ओम्स लॉ। लेकिन बात ये होती है कि क्या ओम्स लॉ कहीं पर भी यूज कर दें, किसी भी सर्किट में यूज कर दें, क्या उस बल्ब में भी यूज कर दें जो जलता है, वो फिलामेंट जो टंगस्टन का बना हुआ रहता है, क्या उस बल्ब में भी यूज कर दें, क्या ट्रांसफार्मर में भी यूज कर दें ओम्स लॉ, नहीं कर सकते हैं। ओम्स लॉ को यूज करने के लिए कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन कि टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। जिस किसी भी सर्किट में वो सर्किट डीसी होना चाहिए, क्योंकि V इक्वल टू I R शोज अ डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट में जब कभी भी आप ओम्स लॉ यूज करते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, अर्थात चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, सेम टेम्परेचर पर ओम्स लॉ लागू होगा। अगर टेम्परेचर आपने बदल दिया तो ओम्स लॉ यूज नहीं कर सकते हैं। एक बात और, अगर मैं डीसी सर्किट की बात करूं और सप्लाई मेरा डीसी है तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी, नहीं होगी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये भी बोलते हैं V इक्वल टू आई आर वहां यूज करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो होगी। तो जीरो फ्रीक्वेंसी पर यूज करते हैं ओम्स लॉ।
और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अगर आर को इंक्रीज करेंगे तो आई क्या होगा, डिक्रीज होगा। लॉजिक क्लियर हुआ। तो आइए अब ओम्स लॉ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो बेहतरीन न्यूमेरिकल करते हैं और सीखते हैं एक नए तरीके से। आइए एक सवाल करते हैं, ओम्स लॉ पर आधारित है। तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहां पर निकालने के लिए बोला है कि आर ए बी, क्या निकालने के लिए बोला है, आर ए बी। तो आर ए बी का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि ए और बी पॉइंट के बीच का रेसिस्टेंस निकालो, वो निकालना है। ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, आई इक्वल टू व्हाट, मतलब आई निकालो। अब ध्यान देना यहाँ पर ये आई क्या है, तो ध्यान देना ये बैटरी से निकला हुआ, जस्ट पॉजिटिव पोलैरिटी से निकला हुआ करंट है, मतलब टोटल करंट है, करंट टोटल है, मतलब टोटल करंट निकालना है। और ए बी के बीच का जो रेसिस्टेंस है, ये जो आपको जितना दिख रहा है वो भी तो टोटल रेसिस्टेंस है, मतलब टोटल रेसिस्टेंस अक्रॉस आर ए बी एंड टोटल करंट आई हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आर ए बी निकालेंगे, रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और वहां पर कोई पॉइंट आपको लोकेट कर दिया गया कि इनके बीच में निकालें, तो हमेशा ध्यान रखें उस दिए गए पॉइंट को डिस्टर्ब ना करें, एज इट इज रहने दें। उसके ऊपर जितना भी रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस को पहले सॉल्व करें। और तरीका देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सप्लाई से दूर वहां से शुरुआत करते हैं। तो सप्लाई से दूर क्या है, ये वाला है। तो प्रेस कीजिए, ऐसे दबाएंगे दबाएंगे, धीरे 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 ए बी तक लेके आएंगे, मतलब सप्लाई से दूर से कार्यक्रम मेरा स्टार्ट होगा। और यही तरीका ही होता है सॉल्व करने का। तो मुझे बताओ, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ से करंट आई चला, ए पॉइंट को टच करने के बाद यहाँ पहुंचेगा, आई पहुंचेगा। अब वही आए फिर से यहाँ पहुंचेगा और फिर वही आए, जैसे ही यहाँ पर गया, जैसे ही यहाँ पर गया, सपोज माना कि वो पॉइंट एक्स है, जैसे ही एक्स पॉइंट पर गया तो इनको दो पाथ मिल गए, दो रास्ते मिल गए। कहाँ जाने का, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचने का। क्योंकि करंट क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर उसको आना पड़ता है। अगर नहीं आ पाया तो वह करंट नहीं है, कोई काम का नहीं है। तो अब देखिए, तो ये करंट इधर से होते हुए ऐसे जाएगा, नेगेटिव पे आ गया, तो है ना पाथ। अगर पाथ अवेलेबल है तो करंट जाएगा और जा करके रहेगा। तो माना कि इधर भी करंट जाएगा और इधर जाने के बाद जो बच जाएगा वो करंट इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो माना कि इस डायरेक्शन में जो करंट गया है वो करंट I1 है और इस डायरेक्शन में जो करंट गया माना कि वो करंट I2 है। अब जरा ध्यान दें, ये I1 ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर 3 ओम को पार करते हुए फिर यहाँ जो आएगा वो भी I1 होगा, फिर यहाँ से होते हुए 7 ओम को क्रॉस करेगा तो भी उस करंट का नाम क्या होगा, I1 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचा, माना कि ये पॉइंट Y है, इस पॉइंट पर पहुंचा तो ध्यान दीजिएगा X से भी एक करंट इधर गया और इधर 7 ओम से भी एक करंट इधर आया। तो 7 ओम से जो करंट आया वो करंट I1 है और X पॉइंट से जो करंट गया वो I2 है और दोनों एक जगह मिल जाएगा और जहां पर मिलेगा वहां पर एडिशन हो जाएगा। तो उसका नाम क्या होगा, I1 प्लस I2। और I1 प्लस I1 इज नथिंग बट टोटल करंट ऑफ द गिवन सर्किट। तो इस पॉइंट पर जो करंट होगा वो करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 विच इज नथिंग बट अ टोटल करंट इन द गिवन सर्किट। अब वो टोटल करंट फिर से 5 ओम में आएगा, फिर से यहाँ आने के बाद बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। तो हमें जो फाइंड करना है वो टोटल करंट I फाइंड करना है। तो टोटल करंट I को फाइंड करने से पहले हम टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 3 ओम में ये जो दिख रहा है 3 ओम, इसमें जो करंट गया है वो करंट I1 है। फिर 7 ओम में जो करंट गया है वो भी करंट क्या है, I1 है। अगर रेसिस्टेंस में सेम करंट जाए, सेम मतलब मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वही करंट जाना चाहिए जो सब में है। तो क्या करंट है, 3 में I1 है
और 7 में I1 है, मतलब सेम करंट, वही करंट गया। अतः 3 ओम एंड 7 ओम बोथ रेसिस्टेंस आर इन सीरीज। जब सेम करंट रेसिस्टेंस में फ्लो होगा तो वह रेसिस्टेंस सीरीज में आएगा, सीरीज में कहलाएगा। और जब सीरीज में कहलाएगा तो सीधा जोड़ दे R1 प्लस R2 कर दे। तो मुझे बताओ 3 ओम में 7 ओम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो वो आएगा 10 ओम। तो ये जो आएगा ये आएगा 10 ओम। तो ये कितना होगा? माना कि R1, मान लेते हैं कि R1 है, जो 3 ओम और प्लस 7 ओम जो कि सीरीज में है, तो कितना होगा? 10 ओम होगा। तो अब डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों मिलकर के एक रेसिस्टेंस हो गया जो 10 ओम के बराबर है, और एक वायर है ऐसे घुमा, इस वायर में एक ही रेसिस्टेंस है 10 ओम का। तो क्या इसको हम ऐसे बना दे तो कुछ अलग हो गया? क्या अलग नहीं होगा, ये वही होगा। तो माना कि ये 10 ओम है, और ये जो 10 ओम है जिसका एक पॉइंट क्या है? x है, और दूसरा पॉइंट क्या है? y है। तो माना कि ये जो पॉइंट है मेरा x है, और ये जो मेरा पॉइंट है ये y है, जो हमने माना है प्रॉब्लम को इजी करने के लिए। तो बताइए x और y के बीच में क्या कनेक्ट है? तो x और y के बीच में 10 ओम कनेक्ट है, जो कि डायग्राम में दिख रहा है। तो अब जोड़ देते हैं, x और y के बीच में हमने एक और रेसिस्टेंस जो 10 ओम जो सर्किट में गिवन था वो हमने जोड़ दिया। अब बताइए ये जो x पॉइंट जो है वो सीधा a पॉइंट से भी कनेक्ट है। तो ये जो मेरा x पॉइंट है इसको एक्सटेंड करके जोड़ दिए किस पॉइंट से? a पॉइंट से जोड़ दिए। और ये जो मेरा y पॉइंट है, ये जो y पॉइंट है वो किससे कनेक्ट है? b पॉइंट से कनेक्ट है। तो इसको सीधा खींच दिए और माना कि ये पॉइंट क्या है? b पॉइंट है। तो a और b पॉइंट में क्या लगा हुआ है? बैटरी लगी हुई है 150 वोल्ट की। तो चलो बैटरी लगा देते हैं 150 वोल्ट की। तो माना कि ये बैटरी है 150 वोल्ट की, और ये पोलैरिटी प्लस और माइनस है, और यहाँ से जो करंट गया है वो करंट I है। तो अब सर्किट एकदम सिंपल वे में हो गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ से करंट I चला, और जैसे ही इस पॉइंट पर आया तो कुछ करंट इधर से होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा, और कुछ करंट इधर से रेसिस्टेंस ऊपर वाला 10 ओम अर्थात एक्स वाई से होते हुए भी बैटरी टर्मिनल पे जाएगा। तो इधर जो करंट जाएगा वो करंट हमने क्या नाम रखा था? I2 रखा था, और इधर जो करंट गया था उसका नाम I1 रखा है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाले 10 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट I1 है, और नीचे वाले 10 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कितना है? I2 है। और दोनों मिलाकर के एक क्लोज लूप भी बना रहा है। तो बोल दें कि ये दोनों रेसिस्टेंस 10 ओम क्या है? पैरेलल में है। और यही कंडीशन भी होता है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? इक्वल होता है, सेम वोल्टेज। तो ऊपर वाला 10 ओम नीचे वाले 10 ओम दोनों का जो सप्लाई है वो 150 वोल्ट ही है। चूंकि पैरेलल में ईएमएफ क्या होता है? सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, और करंट में और सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है। तो जरा बता दो, पैरेलल में है तो पैरेलल में है और इक्वल रेसिस्टेंस है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई कितने भी रेसिस्टेंस पैरेलल में हो और इक्वल वैल्यू का हो तो रिजल्टेंट जो होता है वो R/N होता है, R/N। और R क्या होता है? तो दिए गए रेसिस्टेंस की वैल्यू, और N क्या होता है? जितना रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस को जोड़ लीजिए, उतना से डिवाइड कर दीजिए। तो कहने का मतलब समझिए, माना कि इन दोनों को, अब ध्यान दीजिए कि ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो माना कि जो रेसिस्टेंस आएगा वो रेसिस्टेंस R2 है। तो जरा सा बताइए यहाँ से R2 बराबर क्या हो जाएगा? तो 10 पैरेलल विथ 10। तो क्या बोले कि दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है, फॉर्मूला क्या होगा? R/N। तो R/N, तो R का वैल्यू कितना है? 10। तो लिख दिए 10, और N का मतलब कितनी बार रेसिस्टेंस आया? 2 बार, एक और एक 2, तो 2। तो ये कितना होगा? तो 5 ओम होगा। तो बताइए, और A और B के बीच को इसको सप्रेस करने के बाद अब एक ही रेसिस्टेंस बचेगा, कितने ओम का? 2 ओम का। तो अब ध्यान दीजिए, अब सर्किट कैसा बनेगा? अब कुछ सर्किट इस तरह से बनेगा। ये माना कि पॉइंट क्या है? A है, और ये माना कि पॉइंट मेरा क्या है? B है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट मेरा A है और ये पॉइंट मेरा क्या है? B है। और सर्किट को ध्यान से देखिए, सर्किट को A और B के बीच में क्या है? 150 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और 150 वोल्ट की बैटरी यहां पर हम कनेक्ट कर दिए। एकदम क्लियर हो गया है। तो अब ध्यान दीजिए कि ये कितने वोल्ट की है? 150 वोल्ट की है, और 150 वोल्ट से जो करंट जा रहा था वो करंट I था। अभी भी तो करंट I है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा।
तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। और ये कितने ओम का है, 5 ओम का है। तो मुझे बताओ ए और बी के बीच में कितने रेसिस्टेंस हुए, तो ए और बी के बीच में तो यही 5 ओम हुआ। तो लिख दें, तो आंसर लिख दें, यहां पर रेड कलर से लिख रहे हैं, रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू 5 ओम। आपको 5 ओम दिख गया। तो क्या ये टोटल है क्या, टोटल तो नहीं है, और ये टोटल नहीं है। टोटल निकालने के लिए अभी तो हमने यहीं तक सॉल्व किया, यहीं तक हमने सॉल्व किया, टोटल नहीं है ये टोटल नहीं बोल सकते हैं इसको। अभी तक तो हमने यहीं तक सॉल्व किया, मतलब हुआ x और y के बीच में, ये a और b नहीं होगा, ये क्या होगा y पॉइंट, और ये क्या होगा मेरा x पॉइंट। तो x और y के बीच में हमने निकाल लिया 5 ओम, लेकिन x और y के बीच में और भी रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, ये 5 और ये 5, तो ये भी यहां पर लिखना होगा, ये हो जाएगा 5 ओम, और इधर वाला ये भी हो जाएगा 5 ओम। अब ध्यान देना, अब यहां से करंट आई को आप फ्लो करवाओ, तो ये आई इस 5 ओम में भी जाएगा, इस 5 ओम में भी जाएगा, और इस 5 ओम में भी जाएगा। भाई तीनों में वही करंट जाएगा, तीनों में वही करंट जाएगा। तो हम बोल दें कि ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम तीनों सीरीज में है, और सीरीज में होगा तो सीधा जोड़ दे, एकदम फटाफट जोड़ दे। तो बताइए यह जो आर है क्या ए और बी के बीच का नहीं है, ए और बी के बीच में ही तो है। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 5 + 5 + 5, तो कितना होगा, तीनों 5 को जोड़ेंगे तो 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, 15। तो ये जो 15 ओम है ये मेरा आंसर कहलाएगा आर ए बी वाला। एक पार्ट और बच गया, ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरा क्या, टोटल करंट आई निकालना था, तो अब क्या करें, यूजिंग ओम्स लॉ V = I × R। अब ध्यान देना यहां पर, ये जो V है ये टोटल V है, ये टोटल V, चूंकि A और B के बीच में जो सप्लाई लगा हुआ 150 वोल्ट का है, तो न्यूमेरिकल में अगर इंटरनल रेसिस्टेंस ना दिया हो तो पोटेंशियल डिफरेंस के जगह अब आप क्या करेंगे, गिवन सप्लाई है उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की तरह कंसीडर करें और सवाल बना ले, और यही तरीका भी होता है। तो मुझे बताओ ये जो V है ये टोटल V है, अगर V = I R में एक भी टर्म, एक भी V I R में एक भी कोई भी अगर टोटल है तो रिमेन टोटल ही लेना पड़ेगा। तो बोल दे ये जो V है ये टोटल है, तो करंट भी टोटल और R भी टोटल, और करंट तो टोटल ही निकालना था। ये कितना है V 150 वोल्ट, I कितना निकला, I तो निकालने ही है, और R कितने हैं, तो R है 15 ओम। तो मुझे यहां से बता दो 150 में जब इस 15 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा, I होगा, तो ये कितना होगा 10 होगा, 10 10 जैसे कट जा रहा है, तो ये कितना होगा 10। तो इसीलिए I = क्या हो जाएगा हमारा 10, और इसका यूनिट क्या होगा एम्पियर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एकदम इजी वे में। आइए एक सवाल और करते हैं। ये जो आपके सामने है वो सर्किट डायग्राम गिवन है, यहां पर एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो बोल रहा है कि रेसिस्टेंस निकालो P और Q के बीच में, ये हमारा पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25 ओम के क्रॉस करंट निकालो, ये है दूसरा क्वेश्चन। तो यहां पर ध्यान दीजिए 25 ओम पूरे सर्किट में यहां है, ये वाला, मतलब इस 25 ओम में कितना करंट जाएगा वो निकालना है, और P और Q के बीच में कितना रेसिस्टेंस है वो निकालना है। तो जैसे ही बोले किसी पॉइंट के क्रॉस, अगर दो पॉइंट के क्रॉस आप रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं तो तरीका क्या बोले कि उस पॉइंट को छेड़छाड़ न करें, ऊपर से सर्किट को प्रेस करते जाएं और रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएं सीरीज में, पैरेलल में अपना तरीका यूज करके। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, बताइए 70 वोल्ट से जो करंट निकलेगा, माना कि वो करंट I है, अब वही I जो है इस 25 ओम में भी जाएगा। तो ये बोल दें कि टोटल I अगर हमने निकाल दिया तो मतलब 25 ओम के थ्रू करंट वही है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहां पर जैसे ही P पॉइंट पर, अब जैसे ही I करंट P पॉइंट पर पहुंचेगा तो देखिए कितने पाथ हैं करंट के वापस नेगेटिव टर्मिनल बैटरी पर आने के लिए। एक पाथ ऐसे चला जाएगा 6 ओम, 40 ओम, 10 ओम होते हुए वापस आ जाएगा, तो एक ये पाथ है। तो माना कि इस पाथ में जो करंट गया, सपोज वो करंट I1 है,
दूसरा पाथ क्या हो सकता है, ऐसे भी तो जा सकता है, पी पॉइंट पर होते हुए 20 ओम, फिर 10 ओम, फिर ऐसे, फिर 70 वोल्ट के पास वापस, तो ये भी रास्ता है। जितने रास्ते हैं उनसे करंट जाएगा। तो माना कि 20 ओम के थ्रू जो करंट जा रहा है, माना कि वो करंट I2 है। अब बताइए, क्या एक ये रास्ता नहीं है, P के थ्रू इस 20 ओम होते हुए Q पॉइंट होते हुए वापस आएगा, तो इस रास्ते से भी जाएगा, और माना कि इधर जो करंट जा रहा है वो करंट कितना है, I3। तो ध्यान दीजिए अब कैसे निकालेंगे। तो सोचिए यहाँ पर ये जो 6 ओम है और ये जो 14 ओम है, क्या दोनों में सेम करंट नहीं है, क्या वही करंट नहीं है? तो ये 6 ओम और ये 14 ओम किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो मतलब कितने होंगे, 20 ओम होंगे। तो ये जो 20 ओम होंगे, इन दोनों का जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये 20 ओम होगा, सेम करंट है, सीरीज में है, जोड़ देंगे 14 और 6 20 होगा, और वह 20 ये P पॉइंट है, और माना कि अपने मन से एक पॉइंट हमने मान लिया X पॉइंट, तो P और X के बीच में क्या यह 20 ओम पैरेलल नहीं होगा? कैसे, ध्यान दीजिए, इसमें करंट I1 जा रहा है और इस 20 में I2 जा रहा है, और दोनों मिलाकर के क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, अतः दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। तो मुझे बता दो कि ये दोनों एडिशन वाला 20 ओम और ये 20 ओम पैरेलल में होगा। अगर दो रेजिस्टेंस सेम पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R/N। तो मुझे बताओ, मैं दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहा हूं, इसको भी एक साथ सॉल्व कर रहा हूं, तो दोनों कितना होगा, तो ये जो 6 और 14 है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और उसके बाद फिर पैरेलल में कौन है, ये 20 ओम पैरेलल में है। तो मुझे बताओ क्या होगा, 14 है, ये 14, तो 14 और 6 20 होगा, 20 पैरेलल 20 कितना होगा, 20/2 कर दो, अर्थात 10 ओम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 ओम कहाँ मिलेगा, तो ये सर्किट और ये सर्किट, तो ये तो X हम माने थे। अब देखिए सर्किट मेरा किस तरह से बनेगा, ये तो गायब हो गया, तो चलिए इसी सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, तो ये तो मेरा हट गया, ये मेरा इस तरह से हट गया। चलिए, और ये जो 20 ओम है, ये 20 ओम और 20 ओम नहीं होगा, कितना होगा, 10 ओम होगा, जो हमने निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब मुझे जरा बता दो, ध्यान दीजिएगा, X पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर दो, जरूरत नहीं है X पॉइंट की। मुझे बताओ, ये जो I2 है, ये I2 10 ओम में जाएगा, और फिर यही I2 इस 10 ओम में भी जाएगा ना, दोनों में सेम I2 जाएगा। तो बोलते हैं कि ये दोनों किस में है, सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो 10 + 10 कितना होगा, 10 + 10 कितना होगा, 20 होगा, लेकिन रेसिस्टेंस है इसलिए ओम लिख देते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो दोनों है ये सीरीज में है, तो दोनों कनेक्ट होकर के केवल एक वायर रहेगा। अगर एक वायर रहेगा तो दो रेसिस्टेंस देने की क्या जरूरत है। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहां से एक रेसिस्टेंस सिंपल सा लगा देते हैं, कितने ओम का, तो ये कितने ओम निकला, 20 ओम। तो मुझे बता दो, ये 20 ओम मेरा हो गया। अब फिर से ध्यान देना, ये जो मेरा 20 ओम हो गया है, और करंट को फ्लो करवाते हैं। अब ये जो I है, ये दो हिस्सों में बटेगा, एक I इस 20 ओम होते हुए यहाँ पहुंचेगा, और एक I इस ऊपर वाले 20 ओम से यहाँ पहुंचेगा, और दोनों में अलग अलग I आएगा, अलग अलग I आएगा। तो क्या बोलते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि अलग अलग करंट जा रहा है और क्लोज लूप बना रहा है, अतः दैट्स व्हाई बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और इक्वल रेजिस्टेंस है, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट रेसिस्टेंस विल बी हाफ, आधा हो जाएगा। तो मुझे बताओ, ये जो 20 है और ये जो 20 है पैरेलल में, तो कितना होगा, आधा होगा। तो मतलब 20 पैरेलल 20 कितना होगा, 20/2 = 10 ओम, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 10 ओम होगा। तो अब 2 लिखने की क्या जरूरत है, अब इन दोनों को हटा देते हैं, और P और Q के बीच में अब जो मेरा आया है वो कितने ओम का है, तो वो है 10 ओम। तो निकालना क्या था, रेसिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो मुझे बताओ, इसीलिए रेसिस्टेंस बिटवीन P एंड Q हमने फाइंड आउट कितना किया, तो हमने 10 ओम फाइंड किया। तो यही 10 ओम मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का, मतलब पहला प्रश्न हमसे सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं, I निकालना है 25 ओम का। देखिए जो जो निकालना है उसको डिस्टर्ब मैंने नहीं किया, देखिए अभी भी 25 ओम है। तो मुझे अब बताओ
कि यहाँ से जो करंट चला है वो आई चला है 25 ओम में गया है, और वही 25 ओम इस 10 ओम में भी गया है, फिर वापस क्यू पॉइंट होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल 70 वोल्ट को टच किया है। तो बोलते हैं कि ये 25 ओम और ये 10 ओम किस में है, सीरीज में। क्यों? क्योंकि वही तो करंट है। तो मुझे बता दो अब इस पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कितना होगा, जिसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो वह कितना होगा, तो वो हो जाएगा ये 25, अब प्लस कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो 25 और 10 कितना होगा, 35 ओम। मतलब ये जो 35 ओम है ये टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, दिए गए सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस है। और क्यों निकाले, इसलिए निकाले क्योंकि हमें करंट आई निकालना है, और आई क्या है, टोटल। अगर आई टोटल होगा तो आर भी टोटल लेना ही पड़ेगा। यही तो तरीका है ओम्स लॉ का। अब सीधा यूजिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, जहां पर V क्या है, टोटल, तो आई भी होगा टोटल, आर भी होगा टोटल। तो V कितना दिया हुआ, V है 70 वोल्ट, और आई तो हमें निकालने ही है, और R कितना है 35 है। तो जरा मुझे यहां से बताओ, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 70/35 होगा ना, इसी तरह से होगा। अब इसको जब कट करोगे तो 2 होगा, तो देयरफॉर I इक्वल टू क्या होगा, 25 एम्पियर। तो यही I तो 25 ओम में भी जा रहा है, इसीलिए लिख सकते हैं कि I अक्रॉस 25 ओम इज इक्वल टू, ये 25 नहीं 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये हो जाएगा 2 एम्पियर, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई P और Q के बीच में, तो ये आया 10 ओम, और करंट कितना आया 2 एम्पियर, और यही 2 एम्पियर टोटल करंट है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती है, बात होती है प्रॉब्लम पर सही अप्रोच होना। आप कैसे अप्रोच करेंगे, उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर वे से सॉल्व करते हैं तो बेहतरीन स्कोर आएगा, चाहे वो 10th का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, या IIT का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं। तो एक फिजिक्स के माध्यम से आप तक मैंने ओम्स लॉ के माध्यम से पहुंचने का प्रयास किया। फिर अगले वीडियो में लेकर के आएंगे ओम्स लॉ पर बेहतरीन सवाल। अभी तो सीरीज और पैरेलल में रेसिस्टेंस लगे हुए थे, अब इससे जो थोड़ा सा लेवल ऊपर उठाएंगे तो वह रेसिस्टेंस का कनेक्शन स्टार में भी होगा, डेल्टा में भी होगा। क्योंकि रेसिस्टेंस को 5 तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहला सीरीज कनेक्शन, दूसरा पैरेलल कनेक्शन, तीसरा मिक्स कनेक्शन जहां पर सीरीज पैरेलल मिक्स होगा, चौथा स्टार कनेक्शन, और पांचवा डेल्टा कनेक्शन। तो इन 5 तरीकों से रेसिस्टेंस को कंबाइंड किया जाता है, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे बेहतरीन सवाल, और भी बात करेंगे, और बेहतर तरीके से हम लोग सीखेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आज वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के पास, जो फिजिक्स की जिन्हें ज़रूरत हो बेहतर स्कोर के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सार्थक क्लासेस दरभंगा नाम का चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर दें। वहाँ पर सीटेट की क्लास भी चलती है, सार्थक सीटेट दरभंगा में चलती है। और हमारा एड्रेस है मारवाड़ी कॉलेज के बगल में डॉक्टर AK चौधरी सर केमिस्ट्री क्लासेस कैंपस, 2nd फ्लोर दरभंगा। और हमारा मोबाइल नंबर है 9403269589। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे और बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो अवश्य ज्वाइन करें सार्थक क्लासेस दरभंगा। थैंक यू।